जैन फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है मूल अधिकार। तो पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि आखिर अधिकार क्या होता है। फिर हमने देखा था कि अधिकार के बहुत सारे प्रकार देखे थे। फिर हमने चर्चा कर रही थी कि आखिर मूल अधिकार क्या होता है। फिर हमने देखा था कि आखिर मूल अधिकार का विकास किस प्रकार से हुआ है और मूल अधिकार की आवश्यकता क्या है। आज हम जानेंगे इसके आगे चर्चा। जैसे एक बात आती है कि मूल अधिकार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो आइए हम देखते हैं मूल अधिकार की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए मूल अधिकार की विशेषताएं। तो यहाँ पर बात आती है कि मूल अधिकार की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं में कुछ चीज हम नोट करेंगे। जैसे कहा जाता है कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार सरकार के मनमाने रवैये के खिलाफ नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मतलब सरकार के जो मनमाने रवैया है, सरकार का जो तानाशाही वाला मनमाना रवैया है, उसके खिलाफ नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मूल अधिकार नागरिकों को सरकार के मनमाने रवैये के खिलाफ, मनमाने रवैया, जो मनमाना रवैया है उसके खिलाफ ये नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मूल अधिकार नागरिकों को सरकार के जो मनमाना रवैया है उसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये जो मूल अधिकार हैं ये सार्वभौमिक होते हैं, मतलब सभी जगह लागू होते हैं। पूरे भारत के क्षेत्र में ये सभी जगह लागू हैं। और यहाँ जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार ये नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिक उनको भी प्राप्त है। मतलब जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार ये नागरिक के साथ साथ गैर नागरिक को भी प्राप्त है, गैर नागरिक को भी प्राप्त है। और इसके साथ ही ये जो मूल अधिकार हैं ये एक विधिक व्यक्ति को भी प्राप्त है। किसको? विधिक व्यक्ति। मतलब ये क्या है, इसको किसी को विधिक व्यक्ति को भी प्राप्त है, विधिक व्यक्ति। और ये विधिक व्यक्ति आखिर क्या होता है? मतलब ऐसी कोई कंपनी या ऐसा कोई निगम जिसका निर्माण किसी कानून के तहत हुआ हो। ऐसी कोई कंपनी, ऐसा निगम, ऐसी कोई कंपनी या निगम या निकाय जिसका निर्माण किसी कानून के तहत हुआ हो, तो उसको भी प्राप्त है। किसको? विधिक व्यक्ति, नागरिक और गैर नागरिक, ये तीनों को प्राप्त हैं। और जो मूल अधिकार हैं ये क्या है? ये मूल अधिकार है न्याय संगत और गारंटीकृत है। मतलब ये न्याय संगत है और गारंटीकृत है। मतलब इसका जो संविधान का अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 के तहत ही इसको स्वयं में मूल अधिकार है, उसके द्वारा ही इनको सुरक्षा प्रदान की गई है। इसकी क्या है? न्याय संगत है और गारंटीकृत है। मतलब क्या है? इसकी उल्लंघन पर हम क्या है, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। और जो मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 32 के तहत जो स्वयं में ही मूल अधिकार है, इसके द्वारा इनको गारंटी प्रदान की गई है कि इनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर इनका उल्लंघन हुआ तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। इसके लिए हम डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। और अगर मान लो ऐसा नहीं है कि केवल अपील के खिलाफ ही हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएं, इसके लिए हम डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन एक प्रथा है कि हमको पहले उच्च न्यायालय जाना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है जो मूल अधिकार है। मूल अधिकार यहाँ पर क्या है? हमने देखा कि मूल अधिकार नागरिक, गैर नागरिक और ये विधिक व्यक्ति। गैर नागरिक मतलब जो आखिर विदेशी व्यक्ति है। अब एक चीज आती है, जो मूल अधिकार है इनमें संशोधन भी हो सकता है क्या? तो हाँ, इसमें क्या है, संशोधन हो सकता है। तो जो मूल अधिकार हैं इनमें संशोधन भी हो सकता है, लेकिन संविधान के मूल प्रावधान यानी मूल ढांचा उसके प्रभावित किए बिना, संविधान का जो मूल ढांचा है उसको प्रभावित किए बिना इसमें क्या है, मूल अधिकार में संशोधन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर बात आती है कि कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को ही मिले हैं। जैसे कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को ही मिले हैं, कुछ मूल अधिकार केवल नागरिक को ही मिले हैं। जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो मूल अधिकार हैं ये केवल नागरिक को ही मिले हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये क्या केवल नागरिकों को मिले हैं। इसके अलावा जितने भी अधिकार हैं ये सभी लोग को मिले हैं, चाहे वो नागरिक हो, विदेशी हो, सभी को मिले हैं। और ये क्या है, केवल नागरिक को मिले हैं 15, 16, 19, 29, 30। तो ये क्या है,
केवल नागरिक को मिले हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जो मूल अधिकार हैं ये क्या सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकृति के होते हैं। मतलब क्या है, जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार ये क्या है, मूल अधिकार ये क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक। ये क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकृति के होते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकृति के होते हैं। अब सकारात्मक और नकारात्मक का मतलब क्या है कि ऐसे अधिकार, ऐसी बात जिसमें क्या है, किसी कार्य का करने का बोध हो कि मतलब आपको ये मिलेगा, आपको ऐसा करना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ सकारात्मक चीजें हैं। और नकारात्मक का मतलब क्या है, जिसमें नहीं का बोध हो। किसका, नहीं का, कि आपको ऐसा नहीं करना है। जैसा बोल दिया गया कि आपको ये शरबत नहीं पीना है, आपको ये जूस नहीं पीना है, तो क्या है, नकारात्मक हो गया। और सकारात्मक क्या हो गया, सकारात्मक वो हो गया जिसमें ये बताया गया कि आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको ये करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर क्या है, ये बोल दिया यहाँ पर सकारात्मक चीजें हैं। और नकारात्मक क्या है, जिसमें नहीं का बोध हो। अब जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार ये यहाँ पर क्या है, ये राज्य के साथ साथ व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। मतलब जो मूल अधिकार हैं ये राज्य के साथ साथ, ये राज्य के साथ साथ व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। किस पर, व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। जो मूल अधिकार हैं ये राज्य के साथ साथ व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। तो हमने ये देखा मूल अधिकार। अब क्या है, जो मूल अधिकार हैं इनको परिस्थितिवश निलंबित भी किया जा सकता है। मतलब किसी कारणवश इनको मूल अधिकारों को निलंबन भी किया जा सकता है। मतलब इसको सस्पेंड किया जा सकता है कुछ समय के लिए, और जैसे उसके बाद ये फिर से लागू हो जाएंगे। मतलब जो मूल अधिकार है ऐसा नहीं कि बने रहते हैं, बल्कि इनका निलंबन भी हो सकता है। जैसे आर्टिकल 31, 32, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31A, 31B, 31C, आर्टिकल 31A, 31B, 31C और 33 और 34। और कौन सा, और 33 और 34, 33 और 34 इनको क्या है, निलंबन भी कर सकते हैं और या फिर सस्पेंड भी कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें क्या है, दोबारा भी ये लागू हो जाएंगे। मतलब क्या है, इनको कुछ समय के लिए निलंबन भी कर सकते हैं और दोबारा फिर से इनको लागू कर सकते हैं। तो हमने देखा मूल अधिकार की विशेषताएं। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए मूल अधिकार की विशेषताएं। जैसे मूल अधिकार की प्रकृति सार्वभौमिक होती है। मूल अधिकारों की प्रकृति सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक का मतलब क्या हो गया कि सभी जगह ये लागू होते हैं। मूल अधिकार की प्रकृति सार्वभौमिक होती है। जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं। जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिक को भी प्राप्त हैं। साथ ही ये किसी विधिक व्यक्ति को भी प्राप्त हैं। साथ ही ये विधिक व्यक्ति को भी प्राप्त हैं। तो वहां विधिक व्यक्ति की परिभाषा लिख लीजिए, कोष्टक में वही लिख लीजिए। जैसे ऐसी कंपनी या ऐसा निगम या ऐसा निकाय, ऐसी कंपनी, ऐसा निगम या ऐसा निकाय जिसका गठन किसी कानून के तहत हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, विधिक व्यक्ति। ऐसी कंपनी, ऐसा निगम या ऐसा निकाय जिसका निर्माण किसी कानून के तहत हुआ हो, उसे हम बोलते हैं विधिक व्यक्ति। अब जो मूल अधिकार हैं ये क्या है, नागरिक के साथ साथ गैर नागरिक को प्राप्त है, विधिक व्यक्ति को भी प्राप्त है। और कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। जैसे 15, 16, 19, लिखिए। कुछ मूल अधिकार केवल नागरिक को ही प्राप्त हैं। जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। ये जो मूल अधिकार है केवल नागरिक को ही प्राप्त हैं। अब आगे लिखिए। मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकारों को संविधान के प्रावधान, मूल अधिकारों को संविधान के प्रावधान अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत जो स्वयं में ही मूल अधिकार है, जो स्वयं में ही मूल अधिकार है, इसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके द्वारा
संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, जो मूल अधिकार है इनको अनुच्छेद 32 के तहत जो स्वयं में ही मूल अधिकार है इनके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला लिखिए, मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान संशोधन के तहत, लेकिन संविधान संशोधन के तहत। मूल अधिकारों में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन संविधान संशोधन के तहत। ऐसा नहीं कि साधारण नियम के तहत हम इसको संशोधन कर दे, ऐसा नहीं है, बल्कि संविधान संशोधन के तहत इसमें क्या है, संशोधन हो सकता है। अब जो मूल अधिकार हैं, लिखिए अगला पॉइंट, मूल अधिकार सकारात्मक और नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। मूल अधिकार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकृति के होते हैं। अगला लिखिए, मूल अधिकार नागरिकों के साथ साथ मूल अधिकार राज्य के साथ साथ, मूल अधिकार राज्य के साथ साथ कुछ अधिकार व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। मूल अधिकार राज्य के साथ साथ कुछ अधिकार केवल व्यक्तियों को भी प्रतिबंध लगाते हैं, मतलब जो कुछ अधिकार हैं ये व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। अब लिखिए, भारत में मौलिक अधिकारों को, भारत में मूल अधिकारों को निलंबित भी किया जा सकता है। मतलब भारत में मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए निलंबित भी किया जा सकता है, कुछ समय के लिए। जैसे अनुच्छेद 31A, 31B, 31C, 33, 34, तो इनको क्या है, कुछ समय के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। हम देखते हैं अनुच्छेद 12, तो हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 12। क्या कि अनुच्छेद 12 क्या बोलता है, तो आपने ये लिख लिया होगा। अब देखेंगे हम अनुच्छेद 12 क्या कि अनुच्छेद 12 क्या बोलता है, तो हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 को हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या कि अनुच्छेद 12 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 12 में क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12, तो यहां पर लिखिए अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12। हम पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 12। हम अनुच्छेद 12 में देखेंगे क्या कि अनुच्छेद 12 क्या बोलता है। तो अनुच्छेद 12 के अनुसार, अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की एक विस्तृत और व्यापक परिभाषा दी गई है। मतलब यहाँ पर राज्य को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि आखिर राज्य क्या है। यहाँ पर राज्य की एक समावेशी और व्यापक परिभाषा देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि आखिर राज्य क्या है, और राज्य के अंतर्गत अगर मान लो किसी राज्य के द्वारा अगर किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। अगर किसी राज्य के द्वारा, अगर राज्य के द्वारा किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि आखिर राज्य क्या है। तो राज्य जैसे केंद्र, यहाँ पर क्या है, राज्य है कार्यकारी एवं विधायी अंगों को क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। राज्य क्या है, नंबर 1, यहाँ पर क्या है, राज्य को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। तो आखिर समझना पड़ेगा कि आखिर राज्य क्या है। जैसे राज्य कौन कौन से, जैसे भारत की संसद, भारत की, या फिर संघ सरकार, संघ सरकार व इसके अंग, संघ सरकार, संघ सरकार ये क्या है, राज्य है। संघ सरकार और इसके जितने भी अंग हैं वो अंग हो गए संघ सरकार। और दूसरा क्या है, दूसरा है राज्य के जो विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल। दूसरा क्या है, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, विधानमंडल। तो ये क्या है, राज्य विधानमंडल, ये भी एक राज्य है। ये क्या है, राज्य है। मतलब राज्य के जो अंग हैं, राज्य के जो विधायी अंग हैं उनको प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल। अब तीसरा क्या है, जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय, जो स्थानीय निकाय होते हैं ये भी क्या है, ये राज्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे नगर पालिका,
नगर पंचायत जैसे स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय मतलब क्या हो गया? स्थानीय निकाय मतलब जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, जो स्थानीय निकाय हैं वो क्या हैं? वो राज्य के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा वे सभी संवैधानिक और वैधानिक निकाय, इसके अलावा वे सभी संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय वे भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। मतलब इसके अलावा जो भी गैर संवैधानिक या संवैधानिक निकाय हैं वो भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई संवैधानिक या गैर संवैधानिक निकाय ये भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। मतलब यहाँ पर राज्य में क्या आते हैं? राज्य में आते हैं जैसे संघ सरकार और उसके सभी अंग, जैसे राज्य विधानमंडल उसके सभी अंग, स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय। हमने यहाँ पे चर्चा की अन्य वे सभी निकाय। तो अन्य निकाय में और भी चीजें आती हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो वो भी राज्य के अंतर्गत आएगी। मतलब कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो वो भी राज्य के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पर राज्य को थोड़ा और विस्तृत रूप में परिभाषित करने की कोशिश की गई है। जैसे एक केस हुआ था अजय हसिया बनाम मालिक खालिद मुजीब। अजय हसिया, यहाँ पर कौन सा केस है? अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब। अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब का केस हुआ था। उसमें क्या है? अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब के केस में राज्य को थोड़ा और विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है और बोला गया है कि जो अन्य प्राधिकरण हैं, अन्य निकाय हैं, अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत वे सभी अन्य चीजें आएंगी जो क्या राज्य हैं। जैसे यहाँ इसके जो परिभाषा है जो उदार दृष्टिकोण के साथ ली जाएगी। अन्य प्राधिकरण की परिभाषा किसी उदार दृष्टिकोण के साथ ली जाएगी। और उसने बताया था कोई भी इकाई या एजेंसी राज्य के अंतर्गत आती है यदि किसी निकाय की, खालिद मुजीब ये क्या हुआ था? 1981 में हुआ था। और इसमें बताया गया है कि कोई भी निकाय या एजेंसी राज्य के अंतर्गत आएगी। तो इसमें क्या है? इन्हें 5 प्रावधान बताए थे। 5 प्रावधान कौन से बताए थे? यदि किसी निगम की संपूर्ण शेयर पूंजी, तो पहला प्रावधान क्या है? पहला प्रावधान, तो यहाँ पर पहले प्रावधान में कहा गया है कि यदि किसी निगम की संपूर्ण शेयर पूंजी का स्वामित्व या प्रबंधन अगर राज्य के द्वारा हो रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? ये राज्य की निकाय या एजेंसी है। यदि किसी प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट निगम है उसकी अगर संपूर्ण शेयर पूंजी का स्वामित्व और प्रबंधन अगर राज्य के द्वारा हो रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोले हम राज्य की इकाई या एजेंसी। यदि किसी निगम की जो संपूर्ण व्यय हैं, यदि किसी निगम की जो व्यय हैं यानी खर्च, यदि किसी निकाय की जो खर्चे हैं, खर्चों का निर्वहन अगर राज्य के द्वारा हो रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे राज्य की इकाई बोलेंगे, उसे राज्य की एजेंसी बोलेंगे। अगर किसी निगम को एकाधिकार का दर्जा प्राप्त हो, कि मतलब यदि कोई निगम है अगर उसे एकाधिकार का दर्जा प्राप्त है, किसी को अगर एकाधिकार का दर्जा प्राप्त है तो उसे हम क्या राज्य के अंतर्गत लेंगे। जैसे अगर मान लो आपको बोल दिया जाए कि ये केवल और केवल आप ही काम करेंगे, तो ये क्या? एकाधिकार, मतलब कोई और व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता है, केवल आप ही वो काम करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम एकाधिकार। तो अगर किसी निगम को एकाधिकार का दर्जा प्राप्त हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? वो राज्य के अंतर्गत आएगा। यदि किसी निगम के अगर पूर्ण और व्यापक रूप से अगर राज्य का नियंत्रण हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम राज्य की इकाई या एजेंसी बोलेंगे। यदि किसी निकाय या निगम अगर कोई सार्वजनिक कार्य कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे राज्य की इकाई या एजेंसी बोलेंगे। अगर कोई निगम या एजेंसी अगर सार्वजनिक कार्य कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम राज्य की इकाई या एजेंसी बोलेंगे। तो हमने क्या है कुछ चीजें देखी हैं जो राज्य के अंतर्गत आती हैं, जो किसमें सुप्रीम कोर्ट ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित किया है अन्य प्राधिकरण को, और बताया कि ये क्या है?
इनके जो लिए जाने चाहिए, इनको उदार दृष्टिकोण के अनुसार लिए जाने चाहिए। जो अन्य प्राधिकरण हैं इनकी परिभाषा उदार दृष्टिकोण के अनुसार ली जानी चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर न्यायपालिका भी राज्य है क्या? जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका भी राज्य है क्या? तो एक संविधान समीक्षा आयोग है, संविधान समीक्षा आयोग, एक संविधान समीक्षा आयोग है, यहाँ पे जगह, हाँ, संविधान समीक्षा आयोग है, संविधान समीक्षा, जो संविधान समीक्षा आयोग है, शायद ये दिख नहीं रहा होगा, हाँ, तो जो संविधान समीक्षा आयोग है इसने न्यायपालिका को भी राज्य के अंतर्गत में लाने की सिफारिश की थी। मतलब जो संविधान समीक्षा आयोग है उसने वो बोला था कि आखिर जो न्यायपालिका है उसको भी राज्य के अंतर्गत लिया जाए। लेकिन जैसे क्या है, सन 2002 में अशोक हुर्रा बनाम रूपा हुर्रा के केस में, कौन सा केस हुआ था? सन 2002 में अशोक हुर्रा बनाम रूपा हुर्रा के केस में, अशोक हुर्रा बनाम रूपा हुर्रा के केस में न्यायपालिका को स्वयं को अनुच्छेद 12 के तहत राज्य में लाने से मना किया था। अशोक हुर्रा बनाम रूपा हुर्रा के केस में, अशोक हुर्रा बनाम रूपा हुर्रा के केस में न्यायपालिका ने स्वयं को राज्य के अंतर्गत आने से मना किया था। लेकिन फिर एक केस हुआ था 2015 में कौन सा केस हुआ था? कॉमन कॉज अशोक हुर्रा बनाम रूपा हुर्रा, इसको थोड़ा लिख लीजिए, अशोक हुर्रा बनाम रूपा हुर्रा। जैसे एक केस था, जैसे 2002 का एक केस हुआ था, अशोक हुर्रा बनाम रूपा हुर्रा, अशोक हुर्रा बनाम रूपा हुर्रा, अशोक हुर्रा बनाम रूपा हुर्रा। इस केस में न्यायपालिका ने स्वयं को राज्य के अंतर्गत आने से मना किया था। लेकिन 2015 में कॉमन कॉज बनाम भारत संघ के केस में न्यायपालिका ने स्वयं न्यायपालिका को राज्य का अंग बताया। मतलब कॉमन कॉज बनाम भारत संघ के केस में, और एक 2015 में कॉमन कॉज बनाम भारत संघ के केस में न्यायपालिका ने अपने आप को राज्य का अंग बताया गया। मतलब न्यायपालिका ने बताया कि ये क्या है, न्यायपालिका भी राज्य का अंग है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि अगर न्यायपालिका कोई अगर न्यायिक कार्य करती है तो राज्य के अंतर्गत नहीं आती। लेकिन अगर न्यायपालिका कोई प्रशासनिक कार्य कर रही है, अगर न्यायपालिका कोई प्रशासनिक कार्य कर रही है, जैसे न्यायपालिका में कोई भर्ती होना हो, सफाई वगैरह होनी हो, या फिर न्यायपालिका किस प्रकार से चलेगी, अगर वहाँ पर कोई प्रशासनिक कार्य होना हो तो राज्य के अंतर्गत आएगी। लेकिन अगर न्याय प्रकृति का कार्य कर रहा हो तो वो क्या है, न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत नहीं आएगी। अगर न्यायपालिका राज्य यहाँ पर सार्वजनिक जैसे अगर प्रशासनिक कार्य कर रही हो तो राज्य के अंतर्गत आएगी। लेकिन अगर न्यायपालिका अगर न्यायिक कार्य कर रही है तो राज्य के अंतर्गत नहीं आएगी। तो हमने देखा अनुच्छेद 12, इसको लिख लीजिए, अनुच्छेद 12 को हेडिंग डाल के। अनुच्छेद 12 पहला पॉइंट, राज्य की एक समावेशी या व्यापक परिभाषा देने की कोशिश की गई है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की एक समावेशी और व्यापक परिभाषा देने की कोशिश की गई है। राज्य की एक समावेशी और व्यापक परिभाषा देने की कोशिश की गई है। अगला पॉइंट लिखिए, राज्य के अंतर्गत आने वाले निकाय। राज्य के अंतर्गत आने वाले निकाय मतलब राज्य में क्या क्या शामिल होगा। जैसे पहला, कार्यकारी एवं विधायी अंगों को क्रियान्वित करने वाली सरकार, और कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। कार्यकारी
एवं विधायी अंगों को क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। दूसरा, राज्य सरकार के विधायी अंगों को क्रियान्वित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल। राज्य सरकार के विधायी अंगों को क्रियान्वित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल। सभी, तीसरा पॉइंट लिखिए, सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला बोर्ड इत्यादि। नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम इत्यादि। चौथा लिखिए, अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक, अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक, गैर वैधानिक या गैर संवैधानिक, अन्य सभी निकाय संवैधानिक, गैर संवैधानिक। जैसे गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, भेल इत्यादि। अब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, उसी में लिखिए, नीचे नोट करके लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कोई भी इकाई या एजेंसी, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कोई भी इकाई या एजेंसी राज्य के अंतर्गत काम करती है, कोई भी निकाय या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है, कोई भी निकाय या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है, वो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अंतर्गत आती है। कोई भी निकाय या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है, वो राज्य के अंतर्गत आएगी। अब कोई भी इकाई या एजेंसी राज्य है या नहीं, कोई भी निकाय या एजेंसी का उपक्रम एजेंसी वो राज्य है या नहीं, या राज्य के अंतर्गत आती है या नहीं, उसके लिए न्यायमूर्ति जो PN भगवती हैं, न्यायमूर्ति कौन है? PN भगवती। इनने क्या है, राज्य को परिभाषित करते हुए 5 आधार बताए। किसने? न्यायमूर्ति जो PN भगवती, जो न्यायमूर्ति PN भगवती हैं, इनके द्वारा, न्यायमूर्ति PN भगवती के द्वारा राज्य को यहाँ राज्य को परिभाषित करने के लिए 5 आधार बताए। 5 आधार कौन से? तो इसको लिखिए, अजय आसिया, अगला पॉइंट, अजय आसिया बनाम खालिद मुजीब, अजय आसिया बनाम खालिद मुजीब 1981 केस में, अजय आसिया बनाम खालिद मुजीब 1981 के केस में कोई भी इकाई या एजेंसी राज्य के अंतर्गत है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए, कोई भी निकाय या एजेंसी राज्य है या नहीं, इसको सुनिश्चित करने के लिए न्यायमूर्ति PN भगवती के द्वारा निम्नलिखित आधार प्रदान किए गए। कौन कौन से आधार प्रदान किए गए? तो पहला, यदि किसी निकाय की संपूर्ण शेयर पूंजी का प्रबंधन, यदि किसी निकाय की संपूर्ण शेयर पूंजी का स्वामित्व या प्रबंधन, यदि किसी निकाय की संपूर्ण शेयर पूंजी का स्वामित्व या प्रबंधन सरकार के द्वारा हो, यदि किसी निकाय की संपूर्ण शेयर पूंजी का प्रबंधन, संपूर्ण शेयर पूंजी का स्वामित्व या प्रबंधन सरकार के अधीन है, तो उस निगम को सरकार का उपक्रम या एजेंसी माना जाएगा। यदि किसी निगम की संपूर्ण शेयर पूंजी का स्वामित्व या प्रबंधन सरकार के अंतर्गत हो, तो उसे राज्य की इकाई या एजेंसी माना जाएगा। दूसरा लिखिए, यदि किसी निगम के लगभग संपूर्ण खर्च, यदि किसी निगम के लगभग संपूर्ण खर्च अगर राज्य के द्वारा निर्वहन किया जा रहा हो, यदि किसी निगम के संपूर्ण व्यय यानी खर्च का निर्वहन अगर राज्य के द्वारा किया जा रहा हो,
तो उसे राज्य की इकाई या एजेंसी माना जाएगा। यदि किसी, तीसरा लिखिए, यदि किसी निकाय या एजेंसी को एकाधिकार का दर्जा प्राप्त हो, यदि किसी निकाय या निगम को एकाधिकार का दर्जा प्राप्त हो तो उसे यदि किसी निगम को एकाधिकार का दर्जा प्राप्त हो तो उसे राज्य की इकाई या एजेंसी माना जाएगा। अगला लिखिए, अगला डी, पूर्ण और व्यापक रूप से राज्य के नियंत्रण के अधीन आने वाले निकाय या निगम। पूर्ण या व्यापक रूप से राज्य के नियंत्रण के अधीन आने वाले निकाय या निगम, ये भी क्या है, राज्य के अंतर्गत आएंगे। यदि किसी निकाय का कार्य सार्वजनिक महत्व का हो, यदि किसी निकाय का कार्य सार्वजनिक महत्व का हो तो कैसे बोलेंगे, वो राज्य की इकाई या एजेंसी है। यदि कोई निकाय या एजेंसी अगर सार्वजनिक कार्य कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे राज्य की इकाई या एजेंसी। तो हमने देखा अनुच्छेद 12। हम चर्चा कर रहे हैं अनुच्छेद 13 की। क्या है अनुच्छेद 13, आखिर क्या है, तो हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 13 के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 13, हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 13। तो ये अनुच्छेद 12 कंप्लीट हो गया। हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 13 के बारे में। जैसे हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 आखिर क्या है, अनुच्छेद 13 के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। क्या है अनुच्छेद 13 क्या है। जैसे अनुच्छेद 13 के बारे में हम देखेंगे क्या है अनुच्छेद 13 क्या है। तो ये हम देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 13, हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13। तो आखिर अनुच्छेद 13 क्या है, तो अनुच्छेद 13 बोलता है, अनुच्छेद 13 ये कहता है कि मूल अधिकारों से जो असंगत विधियां, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। मतलब मूल अधिकारों से जो ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत हैं या मूल अधिकारों को अल्पीकरण करती है, मतलब मूल अधिकारों को न्यून करती हैं या मूल अधिकारों को शून्य करती हैं, तो ऐसी विधियां शून्य होंगी। अगर मान लो ऐसी कोई विधि है जो मूल अधिकारों के असंगत है या उनका अल्पीकरण करती है, तो ऐसी विधियां शून्य होंगी। मतलब यह क्या है, मूल अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई है। यहाँ पर जैसे हमें पता है कि सरकार के 3 अंग हैं, जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। संविधान के 3 अंग हैं, जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इनसे ऊपर क्या संविधान है, मतलब संविधान सर्वोच्च है और संविधान के अंतर्गत ही सभी चीज आते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि संविधान सर्वोच्च है, ना कार्यपालिका सर्वोच्च है, ना विधायिका सर्वोच्च है, ना न्यायपालिका सर्वोच्च है। इन सबसे ऊपर जो है वो है संविधान। तो संविधान सर्वोच्च है। तो अनुच्छेद 13 के माध्यम से संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। और इसी अनुच्छेद 13 के माध्यम से न्यायिक समीक्षा की अवधारणा भी निकली है। किसकी, न्यायिक समीक्षा। इसी अनुच्छेद के माध्यम से न्यायिक समीक्षा की अवधारणा भी निकलती है। न्यायिक समीक्षा इसी संविधान के अनुच्छेद के माध्यम से, इसी संविधान के अनुच्छेद 13 के माध्यम से न्यायिक समीक्षा की अवधारणा भी उत्पन्न होती है। मतलब जो न्यायिक समीक्षा है, मतलब इसका मतलब यह है कि ऐसी कोई विधि जो संसद या राज्य विधानमंडल ने बनाई है, तो उनकी क्या है, न्यायिक समीक्षा होगी। मतलब उसको न्यायपालिका देखेगी कि वो न्यायपालिका देखेगी कि जो विधानमंडल है यानी जो विधायिका है उसने जो विधि बनाई है वो न्याय संविधान के संगत है या नहीं है, मतलब संविधान के अनुरूप है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो संविधान के उल्लंघन करती हो, तो वो क्या उसको देखेगी। अब जैसे यहाँ पर बात आती है कि आखिर ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं, तो सबसे पहले आती है जो इस अनुच्छेद के माध्यम से 4 प्रकार की विधियां हैं जो
क्या है, 4 प्रकार की विधियों को इसमें शामिल किया गया है। जैसे अगर 4 प्रकार की विधियों को शामिल किया गया है, जैसे सबसे पहले जो स्थायी विधियां हैं, जो स्थायी विधि, पहला क्या है, जैसे स्थायी विधि है कोई स्थायी विधि। स्थायी विधि कौन कौन सी हो गई, जैसे अगर मान लो संसद ने बना दिया हो, संसद ने बना दिया हो, या किसी राज्य विधानमंडल ने बना दिया हो, राज्य विधानमंडल ने बना दिया हो, विधानमंडल ने बना दिया हो। यदि किसी यहाँ पर किसी के विधि को, यहाँ पर यदि किसी विधि को संसद ने बना दिया गया हो या राज्य विधानमंडल ने बना दिया हो, यदि किसी अध्यादेश को जारी किया गया हो, यानी जो अस्थायी, जैसे हमने क्या देखा, स्थायी विधि, अब है अस्थायी विधि। अस्थायी विधि, अस्थायी विधि में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे अध्यादेश, कोई अध्यादेश है, कोई अध्यादेश, तो अध्यादेश को हम क्या बोल सकते हैं, अस्थायी विधि। तो ऐसी विधि को भी अगर मूल अधिकार का हनन करती है तो उसको भी शून्य किया जा सकता है। यदि किसी कार्यपालिका का आदेश, यहाँ पर क्या है, किसी कार्यपालिका का आदेश या फिर कोई अधिसूचना या नियम, कार्यपालिका के आदेश, यहाँ क्या है, कार्यपालिका के आदेश, कार्यपालिका के आदेश, आदेश या नियम या अधिनियम, जो भी चीजें हैं, अगर कार्यपालिका के आदेश है, नियम, अधिनियम, वो भी राज्य के अंतर्गत आएंगे। और यहाँ पर अगर इसने बोला है राज्य के अंतर्गत नहीं, अगर ऐसी कोई विधि है जो मूल अधिकार का हनन करती है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, इसकी जो अगर मान लो मूल अधिकार का हनन करते हैं तो ये क्या है, शून्य किए जा सकते हैं, इनको शून्य किया जा सकता है न्यायपालिका के द्वारा। अगर मान लो कोई रीति रिवाज है या कोई लोडियां हैं तो ऐसे नियम भी, यदि कोई नीति, यहाँ पर क्या है, कोई रीति रिवाज, कोई रीति रिवाज या रूढ़ियां या परंपराएं, अगर कोई रीति रिवाज या रूढ़ियां या परंपराएं हैं जो मूल अधिकार का हनन करती हैं तो ऐसी परंपराओं को भी अमान्य किया जा सकता है न्यायपालिका के द्वारा। मतलब ऐसी परंपराओं को शून्य किया जा सकता है न्यायपालिका के द्वारा। यहाँ पर इस अनुच्छेद के माध्यम से, अनुच्छेद 13(1) और अनुच्छेद 13, जैसे मान लो इसके क्या है, कुछ प्रकार हैं, जैसे अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(1) और अनुच्छेद 13(2) के माध्यम से आच्छादन और पृथक्करणीयता के सिद्धांत यहाँ पर प्रकट होते हैं। मतलब क्या है, आच्छादन और पृथक्करणीय के सिद्धांत से इसका संबंध है। अनुच्छेद 13(1) और अनुच्छेद 13(2), इनका संबंध आच्छादन के सिद्धांत और पृथक्करणीयता के सिद्धांत से है। आच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करणीयता के सिद्धांत से संबंधित है। मतलब जो नियम है अनुच्छेद 13(1), इसका मतलब है आच्छादन के सिद्धांत से, आच्छादन के सिद्धांत से, और अनुच्छेद 13(2) का संबंध किससे है, पृथक्करणीयता के सिद्धांत है, पृथक्करणीयता के सिद्धांत से। ठीक है, तो आच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करणीय का सिद्धांत क्या होता है हम आगे बताएंगे अभी। जैसे अब अनुच्छेद 13 को लिख लीजिए। अनुच्छेद 13, ये क्या होता है, ये सिद्धांत, तो इतना हम लिखवाने के बाद फिर लिखवाएंगे। जैसे अनुच्छेद 13, इसमें लिखिए, मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। अगला पॉइंट, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में इस अनुच्छेद के माध्यम से मूल अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई है। इस अनुच्छेद के माध्यम से
मूल अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई है। अगला, इस अनुच्छेद के माध्यम से न्यायिक समीक्षा की अवधारणा उत्पन्न होती है। इस अनुच्छेद के माध्यम से न्यायिक समीक्षा की अवधारणा उत्पन्न होती है। अगला देखिए, इस अनुच्छेद के तहत 4 प्रकार की विधियों को शामिल किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत 4 प्रकार की विधियों को शामिल किया गया है, जैसे स्थायी विधि, स्थायी विधियां, यहां पे लिखिए विधायिका द्वारा पारित विधियां, कोष्ठक में लिखिए स्थायी विधि, विधायिका द्वारा पारित विधियां, कोष्ठक में लिखिए स्थायी विधि। दूसरा लिखिए अध्यादेश, ये क्या है, अस्थायी विधि है, अस्थायी विधि जैसे अध्यादेश। तीसरा लिखिए कार्यपालिका के आदेश, कार्यपालिका के आदेश, अधिसूचना, कार्यपालिका के आदेश, नियम या अधिसूचना, अधिसूचना, कार्यपालिका के आदेश, अधिसूचना या नियम। अगला लिखिए रीति रिवाज, रूढ़ियां, परंपरा इत्यादि, रीति रिवाज, रूढ़ियां, परंपराएं इत्यादि। अगला लिखिए अनुच्छेद 13(1) और 13(2) का संबंध। यहां पे ऐसा लिखिए अनुच्छेद 13(1) का संबंध, अनुच्छेद 13(1) का संबंध आच्छादन के सिद्धांत से है, जबकि अनुच्छेद 13(2) का संबंध पृथक्करणीयता के सिद्धांत से है। अनुच्छेद 13(1) का संबंध आच्छादन के सिद्धांत से है, और जबकि अनुच्छेद 13(2) का संबंध पृथक्करणीयता के सिद्धांत से है। किसका? पृथक्करणीयता के सिद्धांत से है, पृथक्करणीयता के सिद्धांत से है। 13(1) का संबंध किससे है? आच्छादन के सिद्धांत से, और 13(2) का संबंध किससे? पृथक्करणीयता के सिद्धांत से। तो इसका मतलब क्या होता है, आइए हम देखते हैं। जैसे इतना हो गया, हम देखेंगे आच्छादन का सिद्धांत। तो जैसे आच्छादन के सिद्धांत क्या है, आइए हम देखते हैं। जैसे हेडिंग डाल लीजिए आच्छादन का सिद्धांत, ठीक है। आच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करणीयता का सिद्धांत आखिर क्या है, आइए हम देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 13(1), 13(1) किसको? आच्छादन का सिद्धांत देता है। किसका? आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत। तो आच्छादन का सिद्धांत क्या है, आइए हम देखते हैं। जैसे आच्छादन का सिद्धांत का मतलब वो है कि अगर संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के पहले अगर कोई विधि बनी है, अगर संविधान के लागू होने के पहले अगर यदि कोई विधि बनी है, मतलब संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था। तो संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के पहले अगर मान लो कोई विधि बनी है जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, तो ऐसी विधियां शून्य हो जाएंगी, ऐसी विधियां शून्य हो जाएंगी संविधान लागू होने के बाद। मतलब संविधान लागू होने के पहले जो विधि बनी थी, यदि वो अगर मूल अधिकार का हनन करती हैं, तो ऐसी विधियां उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी। और अगर मान लो भविष्य में ऐसी कोई विधि बनती है, अगर भविष्य में कोई विधि बनती है या कोई कानून बनता है जो फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया है, तो ये दोबारा आ जाएंगे। तो क्या है, ये दोबारा वापस आ जाएंगे। मतलब क्या है, ऐसा आचार्य के सिद्धांत का मतलब क्या है? ढांकना। क्या है? ढांकना। मतलब क्या है, एक ढक्कन लगा दिया, ढांक दिया कि भाई ये क्या है, इसको अभी रोक दो, ये क्या है, मूल अधिकार का हनन कर रही है। लेकिन अगर भविष्य में ऐसी कोई विधियां बनेंगी जो मूल अधिकार से संबंधित है, तो ये विधियां तुरंत आ जाएंगी। तो यहाँ पे लिखिए आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत। यहाँ पर 13(1) में लिखिए 13(1), अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(1) में लिखिए इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले
भारत के राज्य क्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रदत्त सभी विधियां, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले मतलब 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले प्रदत्त सभी विधियां उस क्षेत्र में उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे मूल अधिकारों के उपबंध के उल्लंघन करती हैं। मतलब ऐसी कोई विधियां जो संविधान के प्रावधान के, संविधान लागू होने के पहले जो विधि बनी थी, अगर वो मूल अधिकार का हनन करती है तो ये विधियां उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी। ठीक है। अब अगला लिखिए अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 13(2). अब लिखिए अनुच्छेद 13(2). 13(2) में क्या है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना पाएगा जो, अनुच्छेद 13(2) क्या बोलता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना पाएगा जो, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना पाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना पाएगा जो इस संविधान के भाग 3 के तहत जो मूल अधिकार हैं उनको न्यून करती है या छीनती है। यदि ऐसी कोई विधि बनी जो संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो इस खंड के उल्लंघन पर उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक यह मूल अधिकार का हनन करती है, उस मात्रा तक शून्य होगी। मतलब क्या है, अगर मान लो ऐसी कोई विधि बनी है जो मूल अधिकार का हनन करती है तो वे ऐसी विधियां उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी, अब यहाँ पर बात आती है कि जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार यहाँ पर है कि मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है क्या? मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है क्या? तो इसके लिए जैसे संविधान का अनुच्छेद 368 है जिसके अनुसार संविधान में संशोधन किया जाता है, अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 के द्वारा इसमें संशोधन हो सकता है क्या? अनुच्छेद 368 के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है क्या? मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है क्या अनुच्छेद 368 के द्वारा? तो वहां पर थोड़ा ऐसा है कि एक केस हुआ था। कौन सा केस हुआ था? गोपालन बनाम पंजाब राज्य केस 1967 में 1967 में गोपालन बनाम जो पंजाब राज्य का केस था, गोपालन बनाम पंजाब राज्य के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि जो अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 368 के दायरे से अलग है। मतलब इसमें अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में कोई संशोधन नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर यह बोला गया कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 अलग अलग है, और यह बोला था कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 368 भी आता है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 368 भी आता है। यहाँ पर यह बोला था कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 368 भी आता है। मतलब ये क्या है, 13, अनुच्छेद 13 और 368, मतलब ये भी आता है। और अगर ऐसा कोई संशोधन जो मूल अधिकार का हनन करती है तो ऐसी विधियां शून्य हो जाएंगी। तो मतलब ऐसा है कि अगर मान लो ऐसी कोई विधि या ऐसे कोई संशोधन जो मूल अधिकार का हनन करती है तो ऐसी विधियां शून्य हो जाएंगी। मतलब मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन 1973 में एक केस हुआ था। 1973 का कौन सा केस था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस था। 1973 में एक केस हुआ था, केशवानंद भारती बनाम
केरल राज्य, केरल राज्य। केस मनन भारती बनाम केरल राज्य के केस में यह बोला गया था कि अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 368 के दायरे में अनुच्छेद 13 आता है, मतलब 368 के दायरे में ही 13 आता है। मतलब यह है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, संविधान जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, लेकिन संविधान की मूल भावना या मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। मतलब संसद ऐसा संशोधन कर सकती है जो मूल अधिकार में मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, लेकिन जो मूल संविधान की ढांचा है, संविधान की जो मूल भावना है, उसको प्रभावित किए बिना उसमें संविधान में संशोधन किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर यह बोला था कि संसद या संसद जो संविधान संशोधन कर रही है, उसमें अगर संविधान संशोधन करते समय ऐसी कोई विधि बनाए जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, तो संविधान की मूल भावना वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, मूल भावना प्रभावित नहीं होना चाहिए, संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, मूल ढांचे की संकल्पना दे दी और यहाँ से बोला गया कि आखिर संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन उसकी जो मूल भावना है, मूल ढांचा है, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखिए, कहाँ से लिखना है, अनुच्छेद 13(2) तो लग गया है, ठीक है। अब लिखिए अगला, सर्वोच्च न्यायालय ने 1967 में, सर्वोच्च न्यायालय ने 1967 में, सर्वोच्च न्यायालय ने 1967 में गोपालन बनाम पंजाब राज्य के केस में, गोपालन बनाम पंजाब राज्य के केस में 1967 में गोपालन बनाम पंजाब राज्य के केस में यह निर्णय दिया कि गोपालन बनाम पंजाब राज्य के केस में यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 13 के तहत मूल अधिकारों में कोई संशोधन नहीं हो सकता। अनुच्छेद 13 के तहत मूल अधिकारों में कोई संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन 1973 में, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य क्वेश्चन को लिखिए, 1973 के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 368 के दायरे में आता है। मतलब जो अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 368 के दायरे में आता है, अर्थात मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, अर्थात मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान की जो मूल भावना है, संविधान का जो मूल ढांचा है, उसको प्रभावित किए बिना, उसको प्रभावित किए बिना। अब अगला लिखिए, सन 2011 में, अब जैसे समझ लीजिए, पहले लिखिए फिर समझाते हैं। जैसे सन 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने, सन 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करते समय, न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करते समय प्रावधानों की शब्दशः व्याख्या से अलग होकर उसकी सैद्धांतिक व्याख्या भी कर सकती है। मतलब यहाँ पर यह बोला गया था, यहाँ पर यह बोला गया था कब, 2011 में, 2011 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बोला गया, 2011 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बोला गया कि न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करते समय उसकी जो शब्दशः व्याख्या है, मतलब शब्द के अनुसार जो व्याख्या है, उसके अलावा उसकी सैद्धांतिक व्याख्या भी कर सकती है। मतलब सैद्धांतिक व्याख्या, उसके जो सिद्धांत किस लिए है, ये व्याख्या भी कर सकती है। मतलब जो न्यायपालिका है, संविधान की शब्द वर्ड टू वर्ड जो व्याख्या है, उसके अलावा उसकी जो सैद्धांतिक व्याख्या है, उसको भी कर सकती है। तो यहाँ पर क्या है, न्यायपालिका कुछ ऐसा भी कर सकती है।
तो हमने देखा अनुच्छेद 13, तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 तो हमने विस्तृत रूप में चर्चा किया। हम अगले बार चर्चा करेंगे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और इसी प्रकार से हम अपने चलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और चिंता मत करिए, ये जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद आप पीवी है क्वेश्चन बोल लगा के भी आप इसको चेक कर सकते हैं, या फिर आप टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके देखिए। आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो एकदम बढ़िया तरीके से है, अच्छा कंटेंट है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज़ आप शेयर करते रहिए और लाइक भी करते रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।